स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। ये हिंदी जो 100 मार्क्स का आप लोग का दिगंत भाग 2 आता है उसका काव्य खंड है और पार्ट 11 का पार्ट 1। अगर आप लोग पहले से वीडियो देखते होंगे, चैनल पे पुराने होंगे, तो आपको सारा चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्या होता है। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग जान लीजिए कि पार्ट 1 में हम लोग कवि का परिचय और कविता का अर्थ समझते हैं और इसके पार्ट 2 में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम कवि का परिचय ले लेते हैं और उसके बाद से कविता का अर्थ समझते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, ये हमारे कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी और आप लोग किताब में भी इनका चित्र होगा। आप लोग क्लास 10th में हिंदी पढ़े होंगे तो उसमें 10 पाठ जो गद्य खंड का इन्होंने लिखा है, कहानी लिखा है। कहानी का नाम है मछली। कहीं आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद हो, संतू और नरेन की कहानी, तो इन्होंने ही लिखा था विनोद कुमार शुक्ल जी ने। तो चलिए सबसे पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। देखिए इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 को, मतलब 1 जनवरी के दिन ही आए थे ये नया साल मनाते हुए। और जन्म स्थान है इनका राजनांदगांव छत्तीसगढ़, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। निवास स्थान है इनका रायपुर छत्तीसगढ़ में ही रहे हैं। उसके बाद है वृत्ति। वृत्ति मतलब इनकी आमदनी का स्रोत जो था वो था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर। प्रोफेसर समझते हैं ना, जो मतलब कॉलेज में जो पढ़ाते हैं प्रोफेसर कहलाते हैं। निराला जी सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 का अतिथि साहित्यकार रहे। सम्मान कौन कौन सा इनको मिला है तो मिला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। कृतियाँ मतलब क्या क्या इन्होंने लिखा है तो इन्होंने लिखा पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में लिखा गया। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में, अतिरिक्त नहीं 2001 में। ये सभी इसके कविता संकलन है। ये सभी क्या है, इनकी कविताएं हैं। आगे है कहानी। अब ये कौन कौन सी कहानी लिखते हैं तो पहला इनका कहानी था नौकर की कमीज, बड़ा ही फेमस कहानी है, बड़ा चला था ये। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सभी उपन्यास हैं। और कहानी है पेड़ पर कमड़ा और महाविद्यालय। विशेष उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है इन्होंने, मतलब अंग्रेजी या कई भाषाएं हैं जिसका इन्होंने भारतीय भाषाओं में क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण, यानी मणि कौल निर्देशक हैं, डायरेक्टर है, जिन्होंने एक फिल्म बनाया है नौकर की कमीज। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उस फिल्म को बनाया है इनकी कहानी पर। आगे है 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए। कब ये कवि के रूप में सामने आए, 7वें-8वें दशक में, यानी कि 1970 से 1980 या 1980 से 1990 के आसपास ये कवि के रूप में फेमस हुए। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 कहानियां भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जनों का ध्यान आकृष्ट किया था। अपनी रचनाओं में वे आपाद मस्तक, मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे, किंतु यह विशेषता निरायास और कहीं भी से भी ओढ़ी या थोपी नहीं गई थी। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थीं और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल, बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। वह इतनी संश्लिष्ट, जैविक और आवयविक और सरल है कि उसकी नकल नहीं की जा सकती। कविता और कथा दोनों ही विद्याओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे मुंह के बल बालू पर गिरे। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार है, मतलब ये कविता भी लिखते हैं और
कहानियाँ भी लिखते, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने पाठ्यिक मछली लिखा था। दोनों ही विद्याओं में उनका अवदान अप्रतिम है। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दशा दिशा पर निर्णायक प्रभाव डाला। इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती तोड़ी तथा भाषा और तकनीक को एक रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनके कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की वीर मुद्रा के सामान्य निम्न मध्य वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए जिनमें अद्भुत जीवन अनुसार संबंध बोधक और सौंदर्य चेतना है, किंतु यह सदा अस्वाभाविक, यत्न साध्य और हीरोइक से परे इतने स्वाभाविक, निरायास और सामान्य रूप में कि जैसे वह परिवेश और वातावरण का अविच्छिन्न अंग हो। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और क्या कविता तथा कथा दोनों में मामूली बातचीत की मध्यम लय और लहजे में शुरू ही नहीं खत्म भी होता है। रोजमर्रे के सामान्य व्यवहार एक हद तक घिसे पीटे शब्दों में उसका समूचा साहित्य लिखा गया है। साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उसका साहित्य पढ़ते हुए कभी भी शब्दकोश देखने की जरूरत न पड़े, ऐसी भाषा है इनकी। मतलब कि कोई भी कविता कहानी लिखते हैं ना, सही में मतलब ज़्यादा अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल भाषा में कहानी लिख देते हैं, कविता लिख देते, कोई भी पढ़ के समझ लेगा। पर उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है और वे अपनी संपूर्ण गरिमा में अप्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते हुए किंतु सबसे कम विवेचित लेखक है। निश्चय ही यह भी उनकी अद्वितीय और मौलिकता का एक और सबूत है। प्रकृति, पर्यावरण, समाज और समय से उनकी संपृक्ति किसी विचारधारा, दर्शन या प्रतिज्ञा की मोहताज नहीं। उनकी संपृक्ति पुराने महान कवियों, लेखकों सरीखी है। आज के समय में भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं। यहाँ उनके कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार को से लेख एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत किया। याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है कविता संकलन, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इससे लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को। कविता ऊपर कई बातों का साक्ष्य पेश करती है। कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ में एक भिलाई शहर है, अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में लोहा अनायास एक दुर्भेद प्रतीकार्थता ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ प्रवाहित है, वह हमारा आधार है। मतलब इस चैप्टर में वो अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है, लोहा के बारे में उन्होंने कविता लिखा है। छत्तीसगढ़ में आप जाइएगा ना तो वहाँ पे मतलब कारखाना बहुत सारा है, लोहा का फैक्ट्री बनता है वहाँ पे। रेल का जो पटरी होता है ना, पटरी, रेल का इंजन, सारा सामान वहाँ पे बनता है। यहाँ पे एक कविता है, दुनिया जगत जगत कुएं का जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा, आवाज़ नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप बहुत धीरे चला। ये कविता किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए इनके द्वारा लिखी गई हम लोग कविता को पढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। मतलब जब मैंने अपने बेटे को कंधे पर बैठाया तो लग रहा था कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया। भले ही मैं पिता हूँ लेकिन मैं अपने आप को दादा से ही बड़ा महसूस कर रहा था। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कितना आसान शब्द है, एकदम कोई भी समझ जाएगा। चिमटा करकूल सिगड़ी समसी दरवाजे की साकल कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। तो इनके मन में आता है कि मेरी बेटी जवाब देगी। ये जो आप चिमटा देखते हैं, आप जो ये सिगड़ी देखते हैं, आप जो दरवाजे की कब्ज देखते हैं, किला में दरवाजा देखते हैं, सब किसका बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? इनके मन में बात आता है कि मेरी बेटी ऐसा बोलेगी। आगे है, रुककर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पुन साइकिल पूरी। फिर कहते हैं कि रुक कर याद करेगी, फिर सोच कर बोलेगी हाँ एक ये जो तार आप देख रहे हैं ये भी लोहे का है,
लकड़ी के 2 खंभों पर, यानी कि बिजली वाला तार नहीं जाता है, तो कहेगी कि ये भी लोहा का है। फिर कहेगी जो ये रस्सी के जैसा टंगा हुआ है, इसमें जो चड्डी सूख रहा है भैया का, ये भी किसका है? लोहा का है। फिर एक सेफ्टी पिन समझते हैं ना, वो पिन उन जो लगाते हैं आप लोग, ये भी बताएगी किसका है? लोहा का। और साइकिल को भी बताएगी लोहा का। ये कवि के मन में बात आती है, आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए यह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। आगे कहते हैं, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा कुदाली। फावड़ा समझते हैं? बेलचा देखे हैं, जो बालू लादा जाता है ट्रक में, देखे होंगे। हाँ, कुदाल देखे होंगे, टांगी देखे होंगे, बैसला, खुरपी, बसुली भी देखे होंगे आप लोग, राजमिस्त्री लोग रखते हैं। खुरपी देखे होंगे, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, यानी बैलगाड़ी में चक्का देखे हैं, उसके अंदर देखिए लोहा होता है, रिंग जिसको बोलते हैं। बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, ये सब किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी में कुएं में लगी लोहे की घिरी, छते की काड़ी, इंडिका और घमेला, छता में जो लगा रहता है ना वो कमानी, वो भी किसका होता है? लोहा का होता है। हसिया माने हसुआ, चाकू और भिलाई बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले। यानी इस तरह देखा जाए तो हमारे जीवन में लोहा हर जगह है। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा। इस तरह हम, हमारी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, सबको ही ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, यानी हर मेहनत करने वाला इंसान भी क्या है जी? लोहा है। तो ये आपकी कविता है, जिसको किसने लिखा है जी? विनोद कुमार शुक्ल जी ने। आगे कहते हैं, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, यानी जो औरत जो अत्याचार सहती है, तो समझिए वो भी एक प्रकार की क्या है? लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, यानी अपने बेटा बेटी को बड़ा करके शादी विवाह करता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? लोहा है। लोहा है, मजबूत है, तभी तो सारा काम कर रहा है। अगर वो कमज़ोर होता तो काम नहीं कर पाता। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इसका अर्थ लिख लेंगे और इसके अगले पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।